रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ठीक है यार, स्क्रीन विजिबल है ना? स्क्रीन विजिबल है ना? यस। हाँ 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 ठीक है। है। सो बेसिकली जैसा कि याद होगा, हम लोग ने पहले तो कंसेप्ट्स का बहुत सारा क्लैरिटी ले लिया था। तो हम लोग लास्ट पूरा सेशन डेटर्स के ऊपर जो किए थे, सब लेजर, जनरल लेजर क्या होता है, जीएल वेंडर बैलेंस कैसे दिखेंगे एसएपी में, सब कुछ, सब्सिक्वेंट रिसिप्ट कैसे दिखेंगे, नॉर्मल जीएल क्या होता है, स्पेशल जीएल क्या होता है, क्लियर आइटम्स क्या होता है, वेरियस डॉक्यूमेंट टाइप्स ऑफ डेटर इन सैप, वो वाले के ऊपर भी बात कर लिए थे। डॉक्यूमेंट टाइप्स क्या, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए। और उसके अलावा हम लोग ने डेटा लेजर और डेटा एजिंग क्यों नहीं मैच करते, ये भी बात किए थे। और अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे 7, 8, 9, 10, जो कि ऑडिट प्रोसीड्यूर्स क्या क्या लगाएंगे डेटर पे, डेटर एजिंग रिपोर्ट, मार्क टू मार्क कंसेप्ट, ईसीएल, डेटर वर्किंग पेपर, और एजिंग रिपोर्ट को हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं अगर क्लाइंट डेटा नहीं दे। तो ये सारा के ऊपर बात करेंगे। और एक चीज और इसमें एडेड है कि शेड्यूल और लेजर में क्या फर्क है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, शेड्यूल क्या होता है, लेजर क्या होता है, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं गया क्लाइंट के पास और मेरे को वर्क एलोकेट हो गया, तो मुझे डिटेल्स का चेक करना है। क्लाइंट्स ने जनरली फाइनेंशियल बना के देते हैं, कुछ इस तरह का होता है, एक्सेल में बना हुआ रहता है, ये तो हार्ड कॉपी है ना। क्लाइंट ऐसे फाइनेंशियल बना के देता है और इधर आ रहा होता है ट्रेड रिसीवेबल, और यहाँ पर एक वैल्यू दिख रहा होता है ऐसे करके 31 मार्च का, और मेरे को बोल देता है बस मेरा मैनेजर ऑडिट शुरू करना है, ऑडिट करके दिखा, ऑडिट कर दो बस, मेरे को ऑडिट कर दो। तो अब हमको कैसे, अब यहाँ से हम कैसे ऑडिट को करेंगे करेंगे कैसे समझेंगे, कैसे इस फिगर का कंट्रोल लेंगे, आज का डिस्कशन पूरा वही है। क्योंकि कंसेप्ट का अंडरस्टैंडिंग हमने ले लिया। जो 1648 है, मेरे एग्जांपल में 1648 नहीं है, सॉरी, ये नंबर को मत खाली इग्नोर करना, मैं खाली फेस दिखाया कि ऐसा मिलता है। उसके बाद मैं ये ट्रेड रिसीवल गया, तो ऐसे करके मैं गया नोट नंबर 12 में। सो नोट नंबर 12 में मैं जब गया तो ऐसा एक एक्सेल शीट में ये खुला, और यहाँ पर ऐसा ब्रेकअप दे के रखा था क्लाइंट ने कि कंसिडर्ड गुड कितना है, कंसिडर्ड डाउटफुल कितना है, अलायंस फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कुछ 8 लाख का करके रखा है क्लाइंट ने, और 35 लाख। ये फिगर मेरे को मिला। अब मेरे को इस फिगर का एश्योरेंस लेना है। अच्छा, कोई कोई क्लाइंट में आपको ऐसा अकाउंट्स बना के रेडीमेड मिलता है, लेकिन कुछ कुछ क्लाइंट्स में आपको नहीं मिलता। ऐसे क्लाइंट्स में नहीं मिलता जहां पर ऑब्वियसली थोड़ा पीछे चलता है वो, तो नहीं बना के रखता। और बहुत बार होता है कि आप यूनिट्स को ऑडिट करते हैं, तो यूनिट्स को ऑडिट में वो ट्रायल से ही ऊपर आपको ऑडिट करना होता है। हमें ऑडिट में, मैंने अपने आर्टिकलशिप में यही सीखा, ट्रायल पकड़ के ऑडिट करना है। ट्रायल निकालो जिस यूनिट का, बैठ के, और ट्रायल का हर फिगर का कंट्रोल ले लो बस, क्योंकि ट्रायल का फिगर ही तो मेन शीट में जाएगा। ट्रायल का फिगर ही तो मेन शीट में जाएगा। तो मैंने यही सीखा, ट्रायल पकड़ के ऑडिट करो, ट्रायल उठाओ और ऑडिट करना शुरू कर दो बेसिकली। तो ट्रायल में पूरा ट्रायल का तुम कंट्रोल ले लिया, मतलब वही फिगर तो पूरा फेस पे जा रहा है बस। तो जो भी हो, मेरे पास मेरा क्लाइंट बहुत अच्छा था, उसने मेरे को अकाउंट्स भी बना के दिया, अंदर में नोट्स भी बना के दिया, और 35 लाख का फिगर दिया है। और ये फिगर लिंक भी करके दिया था ट्रायल के साथ, बहुत लिंक किया हुआ रहता है। तो ट्रायल भी दिया, और ट्रायल में ये 2 स्नैपशॉट मैंने उठाया जो डेटर से रिलेटेड था, और मैंने देखा डेटर्स में ये जीएल कोड है। अच्छा ठीक है, एसएपी का कोई जीएल कोड होगा, डेटर्स में है। और यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस कुछ आ रहा है, डेबिट क्रेडिट। अच्छा, हमेशा याद रखना, ट्रायल जब भी लोगे ना, अगर तुम एलआर कर रहे हो तो 3 मंथ्स का मूवमेंट ट्रायल लेना। अगर तुम 12 ईयर्स का ऑडिट कर रहे हो तो 12 मंथ्स का मूवमेंट ट्रायल लेना। मूवमेंट ट्रायल क्यों लेना? जिस जीएल में तुमको प्लस माइनस डेबिट या क्रेडिट में कोई मूवमेंट ही नहीं दिख रहा है, उस केस में तुम ऑडिटेड नंबर्स या लास्ट ईयर का वर्किंग पेपर्स को रिलाई करके कर सकते हो। जैसे इस केस में मेरे को प्रोविजन 8 लाख का दिख रहा है, यहाँ पर ना कोई एडिशन हुआ है ना कोई डिलीशन हुआ है, तो मैं आपका पुराना वर्किंग पेपर में देख लूंगा कि क्या किस बेसिस में कुछ है कि 8 लाख का प्रोविजन को कोई शेड्यूल बना हुआ है, कुछ है क्या मेरे पास, और नहीं है तो मैं इस नंबर पे, ऑडिटेड नंबर्स पे रिलाई कर सकता हूँ। ऑडिटेड मतलब लास्ट ईयर को ऑडिटेड नंबर्स जहां से मैं देख सकूं, वहां से बस उसको क्रॉस चेक कर लिया। इसमें ज्यादा कुछ करने का नहीं है। तो मेरा फोकस सिर्फ वही जीएल्स में होगा जिस जीएल्स में मेरा मूवमेंट होता है। तो हमेशा ट्रायल मूवमेंट वाला लेना, हमेशा जहां पर डेबिट क्रेडिट दिखे। अगर 3 मंथ्स का ऑडिट करो तो डेबिट क्रेडिट 3 मंथ्स वाला चाहिए। अगर अगर 6 महीना का कर रहे हो तो 6 महीना का मूवमेंट वाला चाहिए। नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, जो जो जीएल्स में मूवमेंट नहीं है वो जीएल्स भी दिखेंगे। सो क्लाइंट ने मेरे को डेटर्स दे दिया। डेटर्स में, यहाँ पर डेटर्स में कुछ ओपनिंग बैलेंस आया, डेबिट आया, क्रेडिट आया, और क्लोजिंग बैलेंस आया, ठीक है, और प्रोविजन आया। अब मेरे को बताओ, सबसे पहला ये ट्रायल में मैं सबसे पहला एक्टिविटी क्या करूंगा? ओपनिंग बैलेंस मैच। अच्छा ठीक है, ओपनिंग बैलेंस मैच, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस मैच करेंगे सैप से।
हाँ एकदम ये भी करेंगे। सो दो पॉइंट्स मुझे अच्छा अच्छा मिला, ओपनिंग बैलेंस मैच करेंगे और क्लोजिंग बैलेंस भी मैच करेंगे। तो देखो ओपनिंग बैलेंस मैं मान के चलता हूँ जनरली कि मतलब एसएपी से या फिर कोई जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है वहां से डाउनलोड करके दिया होगा, डाउनलोड करके दिया होगा, तो पंच नहीं किया होगा। फिर भी जो तुम बोल रहे हो ओपनिंग बैलेंस मैच करने का, वो लास्ट ईयर का ऑडिटेड ट्रायल जो होगा मेरे फाइल में रखा हो वहां से मैच करा सकते हैं, वहां से भी मैच करा सकते हैं। तो अगर मेरा डाउनलोडेड है, और दूसरा है मेरा क्लोजिंग बैलेंस मैच कराना, तो सबसे पहला कोई भी ट्रायल कुछ भी हाथ में आए तो उसमें क्लोजिंग बैलेंस लेजर के साथ मैच कर रहा है कि नहीं वो तो जरूर से देख लेना। क्लोजिंग बैलेंस तो मैं गया एसएपी, एसएपी में गया, एफबीएल 5 एंड टिपा, वहां पर जनरल लेजर चलाया, मेरे को तो आता है सब कुछ, हम लोग ने तो डिस्कस किया था। एफबीएल 5 एंड में वो जीएल कोड दिया, यहाँ पर जीएल को सॉरी सॉरी एफबीएल 5 एन नहीं, गलत बोल रहा हूँ, कस्टमर लेजर खुलता है एफबीएल 3 एन गया, जीएल कोड दिया, जीएल 1000 दिया, ओपन आइटम्स में 31 मार्च का डेट दिया और चला दिया लेजर। लेजर चलाने के बाद मेरा लेजर निकला, लेजर कुछ इस तरीके से निकला, और इधर पर बहुत सारा डंप निकल गया, और डॉक्यूमेंट टाइप्स आ रहा है बहुत सारा ये आ रहा है, और मैंने देख लिया कि मेरे पास बैलेंस में आ रहा है 42,95,910 बैलेंस आ रहा है एज पर जीएल। मेरा एक क्यूरियोसिटी, और यही वाला चीज बैलेंस एज पर ट्रायल है, तो मेरा एक चेक मैंने कर लिया, मेरा चेकिंग नोट्स का एक पार्ट हो गया कि ट्रायल के साथ मैंने एसएपी में लेजर का बैलेंस मिला लिया। देखो बहुत बार लोग बोलते हैं कि यार कि अरे ये ट्रायल के साथ एसएपी का बैलेंस क्या निकालना, क्या मैच कराना है, वो तो ऑब्वियसली सिस्टम सिस्टम वही सिस्टम से ट्रायल भी निकल रहा है, वही सिस्टम से लेजर भी लेजर भी दिख पा रहे हैं, तो क्या चेंज हो सकता है क्या? मतलब कभी कोई भी चांस चांस है चेंज होने का? चांस नहीं है एक्चुअली चेंज होने का, बट क्या होता है कि आपका टाइमिंग का डिफरेंस हो जाता है। आपको जब क्लाइंट बना के दिया और आप जब ऑडिट कर रहे हो, उसमें शायद सपोजली 10 दिन पास हो गया, उसने कोई बैकएंड में एंट्री, बैकडेट में एंट्री मार दिया, तो आपका फिगर मैच ही नहीं किया, तो वो एक तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको हमेशा इसलिए पहले लेजर के साथ मैच करा लेना, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई पहले पहले जो भी आपको ट्रायल में फिगर दिखे उसको आप लेजर शेड्यूल ये सबसे मैच करा लो, उसके बाद भी कुछ दिमाग आगे काम एक्टिविटी प्रोसीड करना। सो ये मैच हो गया 42 lakhs, ग्रेट। अब एक काम करते हैं आज, पहले हम लोग थोड़ा एनालिटिकल प्रोसीड्यूर्स लगाते, हम लोग जैसे पढ़े थे, थोड़ा मेरे को याद दिलाना, मेरे को ज्यादा नहीं पता। दो तरह का मतलब ऑडिट प्रोसीड्यूर्स अप्लाई कर सकते हैं, एनालिटिकल प्रोसीड्यूर्स कर सकते हैं और सब्सटेंसिव प्रोसीड्यूर्स कर सकते हैं। एनालिटिकल प्रोसीड्यूर्स एक होगा और सब्सटेंसिव प्रोसीड्यूर्स में टेस्ट ऑफ डिटेल्स और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स आता है, यही ना? ऐसे ही होता है ना ऑडिट में? हाँ तो आज ये एक काम करते हैं हम लोग और एनालिटिकल प्रोड्यूसर लगा ही लेते हैं, ठीक है? जनरली मैंने अपने क्लाइंट में जनरली बहुत कम लगाया है, ठीक है, लेकिन क्योंकि सीख रहे हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि सब चीज का करके देख तो सकते हैं कि होल्ड ट्रू कर रहा है कि नहीं। तो मैंने मैंने एक तो इसके लिए बनाया है, ठीक है, और दूसरा है कि मैंने एक एचयूएल का भी किया है, ठीक है, एनालिटिकल प्रोसीड्यूर, उसका भी करके देखा कि कितना सही आ रहा है डेटा। सो मैंने यहाँ पर गया, शिट मैन, मेरा यहाँ पर एक फाइल था एपी करके, याद तेरी याद, एपी, हाँ सॉरी मैं डर ही गया, मेरे पास एक फाइल था। अच्छा, एनालिटिकल प्रोसीजर बनाए। सो मैंने डेटर्स लिखा, ट्रायल से दिख के डेटर्स लिख दिया। ये FY21 का फिगर तो मेरे पास है, FY20 का फिगर तो मेरे पास पुराना फिगर से मिल जा रहा है, ओपनिंग बैलेंस या ओपनिंग, ये मेरा लास्ट ईयर का ऑडिटेड नंबर से मैंने उठा लिया। डेटर्स का भी उससे पहले वाला ऑडिटेड वाला ये ऑडिटेड FY20 का ऑडिटेड ऑडिटेड रिपोर्ट मांगूंगा तो उसमें FY19 का कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर मिल जाएगा, है ना? सो ये 3 फिगर मिल गया, सेल्स का भी फिगर मिल गया, ये दोनों फिगर निकल गया। मैं एक काम करता हूँ, टर्नओवर रेशियो निकाल के देखता हूँ। अच्छा, टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या होता है? टर्नओवर सेल्स बाय रेशियो, टर्नओवर, सॉरी डेटर्स बाय टर्नओवर, डेटर्स बाय टर्नओवर, अच्छा मतलब ठीक है। सेल्स बाय टर्नओवर होता है, ठीक है, डेटर्स बाय टर्नओवर नहीं, सेल्स बाय टर्नओवर जनरली बोलते हैं, ठीक है। नहीं अब ठीक है, फॉर्मूला कुछ भी हो, मतलब क्या है ये जो 10 दिख रहा है इसका मतलब क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 10? मतलब ये डेटर्स से हमारी 10 गुना सेल्स हुई है इन डेटर्स से, मतलब जो डेटर्स है वो हाँ हाँ, 1/10 है हमारी सेल्स के, डेटर्स, सेल्स 10 टाइम्स है। हाँ अगर मतलब मान लो इस, डेटर्स हाँ हाँ बोलो डेटर्स बोलो बोलो, रुपीज डेटर्स हाँ रुपीज 1 है, इसका मतलब सेल्स रुपीज 10 है हमारी, अगर डेटर अच्छा रुपीज 1 है तो इसका मतलब अच्छा होता है। अच्छा। नहीं, इसका इसका जो करेक्ट मीनिंग है ना,
वो यहाँ पर इंग्लिश है, पहले इंग्लिश पढ़ लेते हैं। क्या लिख रहे हैं? द अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर मेजर्स द नंबर ऑफ टाइम्स ओवर अ गिवन पीरियड दैट अ कंपनी कलेक्ट्स इट्स एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, मतलब मेरा जो एवरेज डेटर जो खड़ा है वो एक साल में 12 महीने के पीरियड में कितने बार, कितने टाइम्स उसका कलेक्शन होता है, कितने टाइम्स। तो अगर तुम देखोगे, तुम थोड़ा सा आप उसको नंबर ऑफ डेज में एवरेज कलेक्शन पीरियड आ जाएंगे तो क्लैरिटी हो जाएगा। 10 का मतलब ये बोल रहा है कि मेरा 10 टाइम डेटर्स कलेक्ट किया मैंने, 10 टाइम्स मैंने डेटर्स को कलेक्ट किया। मेरा जो एवरेज डेटर खड़ा जो रहता है बैलेंस शीट में, उसको मैंने 10 टाइम्स कलेक्ट किया। अब तुम देखो नंबर ऑफ डेज में तुम देखोगे तो नंबर ऑफ डेज आ रहा है 365 डिवाइडेड बाय टर्नओवर रेशियो, इसका मतलब 36 डेज, मतलब कि मेरा ऑन एन एवरेज 36 डेज रिकवरी हो मतलब जाती हाँ डेटर को हम लोग कलेक्ट करते हैं। मतलब 36 डेज एवरेज डेटर का होल्डिंग पीरियड होता है। मतलब ड्यू जो मतलब जब से ड्यू पड़ता है, मतलब मेरा मतलब सॉरी मेरा सेल क्या 36 डेज के अंदर मैं उसको एवरेज डेटर्स को कलेक्ट क्रेडिट करता हूँ। सेल रहती है। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया क्या इसका नंबर ऑफ डेज यस इन हाँ रिसीवेबल का? सो 36 डेज हो रहा है तो ऑब्वियसली 10 टाइम्स आएगा ना, मतलब कि क्योंकि 36 देखो जहां पर 30 के आसपास पहुंच गया फिगर तो 12 टाइम्स आ गया। ठीक है, 12 टाइम मतलब कि एक साल में मैं कितना बार डेटर्स का एवरेज डेटर जो मेरा बुक्स में खड़ा रहता है उसको कितना बार कलेक्ट कर रहा हूँ, वो होता है टर्नओवर रेशियो। और नंबर ऑफ डेज हो जाता है कि कितने दिन में मेरा पैसा आ जाता है, मतलब कितने दिन में सेल के कितने दिन के अंदर मेरा पैसा आ जाता है। और लास्ट वाला देखो एक और रेशियो मैंने निकाला, डेटर एज अ परसेंटेज टू सेल, मतलब डेटर सेल का कितना परसेंटेज है। तो मेरा तीनों रेशियो तुम देखोगे तो थोड़ा इंप्रूविंग ट्रेंड में है, दिख रहा है ना इंप्रूविंग ट्रेंड, कि पहले 10 था फिर 10.96 हो गया, अभी 11 हो गया। इधर कलेक्शन पीरियड भी फास्ट हो रहा है, 36 डेज पहले लगता था डेटर्स को सेल डेट से ऐसा रियलाइज होने में, अभी 33 लग रहा है, फिर उसके बाद धीरे धीरे 30 में भी आ गया। ठीक है, तो इधर भी इम्प्रूवमेंट है ना। अब और परसेंटेज टू सेल भी इम्प्रूव हो रहा है, 10%, 9%, 8%। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ तक तो समझ में आ गया। ठीक है, तो मेरे को तो अभी एनालिटिकल प्रोसीड्यूर लगाने के बाद मेरे को थोड़ा कंफर्ट फील हो रहा है, मतलब कि इससे मेरे को क्या पता चल रहा है, मतलब डेटर ज्यादा फंस रहा नहीं है, डेटर का कलेक्शन पीरियड इंप्रूव हो रहा है एवरी ईयर, यस ईयर ऑन ईयर, यही पता चल रहा है ना। डेटर एज अ परसेंटेज टू यस सेल्स भी इम्प्रूव्ड है। तो ये वाला एनालिसिस करके देखना, ठीक है ना, मतलब अपने क्लाइंट में भी करके देखना। चलो हम लोग एचयूएल का करके देखते हैं कि कितना मजा आता है एचयूएल का करके। तो एचयूएल का मैंने वही क्या सर, अगर जैसे कि किसी क्लाइंट पे अगर डेटर्स की परसेंटेज इंक्रीज हो गई है, बट हाँ अगर देखा हम प्रोविजन का अमाउंट सेम है, मतलब जितना इसकी लास्ट ईयर था उतना ही अब की बार है प्रोविजन का अमाउंट, देखो, तो उस डेटर केस जब में हम लोग लेते हैं तो प्रोविजन एडजस्ट करके लेते हैं। मेरा बुक्स में 42 लाख का डेटर था, मैंने यहाँ पर 34 लाख लिया। देखो मैंने 8 लाख को माइनस करके लिया। ट्रेड रिसीवेबल जब आता है फेस ऑफ द बैलेंस शीट में तो तुम्हारा प्रोविजन को एडजस्ट करके दिखाता है वो लोग। ठीक है, ठीक है। अब एचयूएल का आता है, ठीक है, फटाफट एचयूएल का आता है। तो एचयूएल का नंबर्स एक बार ये दिखा देता हूँ मैं कि कहाँ से मैंने लिया है। सो एचयूएल का है, यहाँ पर बहुत छोटा दिख रहा होगा बट यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल दिख रहा है क्या, 1648 नोट नंबर यस 12। ठीक है, उसी तरह पुराना वाला 1046 है। ठीक है, 1046 और नीचे वाला है मैंने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिया, अदर इनकम नहीं लिया। ठीक है, अदर इनकम तो नहीं लिया, अदर इनकम तो जनरली बैंक इंटरेस्ट इंटरेस्ट होता है, वो ट्रेड रिसीवेबल में नहीं आएगा, उस लॉजिक से नहीं लिया। ठीक है, तो और ज्यादा मेजर कंपोनेंट भी नहीं है। तो 45996 है और 38785 है। ठीक है, 38785। तो ये फिगर्स मैंने देखो प्लॉट किया, 45996, 1648, 38785, 1046 और FY19 का 38244 था। मैंने वहीं से लिया एनुअल रिपोर्ट से, तुम लोग चेक कर लेना, वो तुम लोग का होमवर्क है कि मैंने FY19 का फिगर टिक लिया है। अब मेन आते हैं कि टर्नओवर रेशियो में। अब देखो इसका टर्नओवर 22 है, फिर 37 हुआ और फिर से जाके 27 में आ गया। अब ये 22 क्या बोल रहे हैं, मतलब मेरा जो एवरेज डेटर्स है ना उसको वो 22 टाइम कलेक्ट हुआ, 22 टाइम्स इन ड्यूरिंग अ ईयर, 22 टाइम्स। उसी तरह यहाँ पर जाके और इंप्रूव हो गया, 37 टाइम्स कलेक्ट हुआ, मेरा एवरेज डेटर कम गया। और देखो मेरा नंबर ऑफ डेज, मतलब मेरे को सेल डेट से 16 दिन के अंदर पैसा आ जा रहा था FY19 में ऑलमोस्ट। उसके बाद इंप्रूव हुआ FY20 में 10 डेज में आ गया था, लेकिन फिर से देखो थोड़ा सा डिग्रेड हुआ है FY21 में 13 डेज में, मतलब थोड़ा सा डेटर्स होल्ड करा। ऑब्वियसली कोविड का इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही सबका, है ना। राइट। ठीक है ना, और डेटर्स एज अ परसेंटेज टू सेल्स भी डाउन गया और फिर अप हुआ। तो अब मेरे को इधर पता चल रहा है कि थोड़ा तो डेटर फंस रहा है, थोड़ा तो डेटर ये हो रहा है। तो अब इसका डेटर्स में सब्सटैंटिव प्रोसीजर थोड़ा अच्छे से लगाना पड़ेगा। ठीक है,
सब्सटेंशियल प्रोसीड्यूर्स, है ना। तो एनालिटिकल तो हम लोग लगा लिए, तो दिस इज एनालिटिकल प्रोसीड्यूर, दिस इज बेसिकली व्हाट इज एनालिटिकल प्रोसीड्यूर। पढ़ते आप लोग सब और लगाते कुछ नहीं, ठीक ना, पता चला। यस राइट। पढ़ते सब पे लगाते नहीं, लेकिन लगाने से तो फिगर्स आ रहा है, नंबर ठीक ठाक बैठ रहा है इसमें। हाँ ट्राई हाँ करता मैं। हाँ हाँ। सो अब क्या होता है, अब आते हैं सब्सटेंशियल प्रोसीड्यूर। सब्सटेंशियल प्रोसीड्यूर में दो होता है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्या हो गया कि जैसे जितना मैंने प्रोसेसेस की बात की कि पैसा आता है तो ऐसे सेट ऑफ कर किया जाता है, मतलब क्या कंट्रोल्स है उसमें, कौन सेट ऑफ कर रहा है, किसके पास ओनरशिप है, पैसा जो आता है वो कौन सेट ऑफ करता है, पैसा जो ये करता है कैसे बिल का एडवाइस जाता है कि इस बिल के साथ आपको ये पैसा को एडवांस को एडजस्ट करना है। तो ये सब अगर आपको कंट्रोल्स का ठीक से पता है तो आपको पता है कि हाँ पैसा ठीक ठाक रिकॉर्ड हो रहा है, तो कंपनी का क्या पॉलिसी है प्रोविजनिंग का, ऐसा टाइमली प्रोविजनिंग करता है, तो इससे आपको कंफर्ट मिलता है कि आपका कंट्रोल्स ठीक है। लेकिन आज हम लोग टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के ऊपर बात नहीं करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे टेस्ट ऑफ डिटेल्स के ऊपर, है ना। टेस्ट ऑफ डिटेल, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का आइडिया है ना, समझ में आ गया ना टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में क्या होता है, पूरा मतलब प्रोसेस रिलेटेड टू सेल्स एंड डिटेल्स। अब वी हैव टू चेक सेल्स का पूरा वॉक थ्रू करेंगे। अच्छा एक चीज मैं बहुत बड़ा चीज बता दूं, डेटर्स कभी भी स्टैंड अलोन चेक नहीं करना चाहिए, डेटर्स, ठीक है। आज जो हम लोग कर रहे हैं वो डेटर्स कभी भी स्टैंड अलोन नहीं चेक करना चाहिए, आपको हमेशा उसी इंसान को डेटर्स चेक करना चाहिए जिस इंसान को सेल्स एरिया दिया हो। जो पहले वो सेल्स चेक करेगा फिर ही वो डेटर्स चेक करेगा, क्योंकि वो जब सेल्स चेक करता है तो उसको ऑलरेडी सब पार्टीज का नाम के बारे में वो फैमिलियर होता है कि कौन कौन से मेरे पार्टीज है, किसके साथ मेरा रेगुलर ट्रांजेक्शन होता है, इसका क्रेडिट पीरियड क्या है, उसका क्रेडिट पीरियड क्या है, और सेल्स के साथ भी वो कॉरेस्पॉन्डिंग कलेक्शन को मिलाता है। मतलब एक लेग पीएल का और एक लेग बैलेंस शीट का, दोनों हमेशा क्रॉस चेकिंग करना चाहिए। क्रॉस मतलब कि एक पीएल में कहाँ हिट कर रहा है, बैलेंस शीट में कहाँ हिट कर रहा है, ऐसे करके सोच के मतलब करना चाहिए ऑडिट। कभी भी डेटर्स को पहले नहीं ऑडिट करना चाहिए। और अगर शांत की तरह तुमने सिर्फ सेल्स का ऑडिट खाली कर दिया तो तुमने मजाक किया है अपने साथ, ठीक है। खाली खाली सेल्स का रजिस्टर ले लिए, पिवट लगा दिए और एनालिसिस कर दिए कि ये रेट में यहाँ डिफरेंस है, वो रेट में वहां डिफरेंस है, और कलेक्शन दिखे नहीं ठीक से, डेटर्स का एजिंग वेजिंग कुछ नहीं दिखे, तो मजाक किया अपने साथ, ठीक है। तो दोनों को एक साथ चेक करना चाहिए। ईशान बुरा मत मानना, ऐसे मतलब कि बता रहा हूँ बस, अरे नहीं नहीं नहीं। ठीक है। सो अब वापस आ जाते हैं, तो डेटर्स में हमने लेजर के साथ मिला लिया, ठीक है, लेजर के साथ मिला लिया। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज बता रहा हूँ कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेजर एंड शेड्यूल। अच्छा सब्सटेंशियल प्रोसीजर कर लिया, अब मैं बता रहा हूँ कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेजर एंड शेड्यूल। व्हाट इज द डिफरेंस? एक शेड्यूल जो होता है और एक लेजर में थोड़ा डिफरेंस होता है, क्या होता है? अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ। लेजर जो होता है ना, इसको शेड्यूल्स बहुत जन इसको भी शेड्यूल बोलते हैं, ये नोट को भी शेड्यूल बोलते हैं, ठीक है। बट मैं भी बोल रहा हूँ मतलब कि उसको भी बोलते हैं, लेकिन अभी जो हम लोग शेड्यूल बात कर रहे हैं, डिटेल का बात कर रहे हैं। सो जैसे कि लेजर जो तुम देखे ना 42 lakhs ऐसे करके, तो इसमें क्या है, इसमें पार्टी वार्टी आ रहा है, पार्टी का नाम आ रहा है, डेट्स आ रहा है, बहुत सारा पैसा आ रहा है, बहुत सारा, ठीक है, बहुत सारा पैसा आ रहा है, बहुत सारा डेट्स आ रहा है, मतलब बहुत सारा लाइन आइटम्स आ रहा है, बहुत सारा लाइन, ये तो बहुत छोटा है लेकिन लाइन आइटम बहुत बड़ा होगा जब निकालोगे। तो ये होता है लेजर। लेकिन कोई अगर तुमको ना ये चीज को बहुत समराइज करके बहुत अच्छे से एक शेड्यूल बना के दे, मतलब कि ऐसा कुछ बना के दे कि देखो ये मेरा कस्टमर्स थे, ये कस्टमर्स में का ओपनिंग बैलेंस ऐसा था, ये कस्टमर्स का डेबिट इतना हुआ, क्रेडिट इतना हुआ और क्लोजिंग बैलेंस इतना हुआ, ठीक है। ऐसे करके एक समराइज फॉर्म में कोई बनाकर अगर अगर दे, ठीक है ना, देखो 42 lakhs मैच कर रहा है, देन इट बिकम्स मेनली अ शेड्यूल, ठीक है ना। कि आपको मतलब कोई भी चीज जब आपको समराइज फॉर्म में मिलता है ना, थोड़ा थोड़ा, तो उसको आप शेड्यूल बोलेंगे, ठीक है। क्लैरिटी आएगा शेड्यूल और लेजर में क्या डिफरेंस है, तो क्योंकि लेजर में तो बहुत सारा लाइन आइटम्स आएगा, बहुत सारा आएगा, तो आपको वो नहीं चाहिए ना। अब वो वहां पर लेजर देख के आपको क्या ही समझ में आ रहा है, यहाँ पर देख के फिर भी आपको समझ में आ रहा है, अच्छा हरिनाथ भक्ति करके पार्टी है, उसका ओपनिंग बैलेंस इतना था, उसका इतना पैसा आया, उसका इतना पैसा गया और उसका क्लोजिंग बैलेंस इतना निकला, उसके उसी तरह। वैसे हाँ बोलो ये बोलो। शेड्यूल हम खुद भी बना सकते हैं एज एन ऑडिटर, बट अगर सैप से अगर हम खुद बनाना चाहें अब तो बन सकता है, लेकिन बन सकता है, ऑब्वियस सा बात है,
थोड़ा सा, हाँ बन तो जाएगा, हर चीज बन जाएगा यार। पार्टी वाइज डिटेल तो तुम सैप से लेजर से निकाल ही लोगे, पार्टी वाइज डिटेल। 31 मार्च हाँ पार्टी 2020 का, 31 मार्च 2020 का निकाल लेना, 31 मार्च 2021 का निकाल लेना। डेबिट ओके क्रेडिट निकालने में थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है ना, डेबिट क्रेडिट में भी नीड है, हाँ लेकिन क्लोजिंग बैलेंस दी जाएगा, ठीक है जो भी हो। बट अच्छा, इस केस में ना, इस केस में शेड्यूल का भी उतना रेलिवेंस नहीं है, क्योंकि आपको दिख रहा है हरिनाथ बिक्स का 7,56,000 पड़ा हुआ है, लेकिन क्या क्या कर लेंगे अब इसमें, कुछ ऑब्जर्वेशन निकाल पाएंगे? 7,56,000 पड़ा हुआ है, 1 लाख पहले पड़ा था अभी बढ़ गया, 2 लाख पहले पड़ा हुआ था अभी कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, इसका 8 लाख है, इसको आप सोच सकते हैं, अच्छा अच्छा ये तो वही पट्टे शायद यही में भी वो होगा जो कि इसका प्रोविजन किया होगा, 8 लाख रुपए हम लोग बार बार देख रहे थे। बट मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि शेड्यूल्स कहीं कभी कभी काम आता है, हर जगह काम नहीं आता, कहाँ काम आता है वो भी मैं अभी दिखाऊंगा। लेकिन डेटर्स के लिए ना शेड्यूल भी उतना ज्यादा फ्रूटफुल डेटा नहीं है हमारा एनालिसिस करने के लिए। ये बात क्लियर हो रहा है क्या? क्योंकि इस डेटा से हमको कुछ उतना मजा नहीं आ रहा है, जिससे हम ऑब्जर्वेशन नहीं निकाल पा रहे हैं। ये बात क्लियर हो रहा है? यस ठीक है, हाँ तो ऑब्जर्वेशन नहीं निकल पा रही, क्योंकि हमको जानना है भाई ये 7,56,000 कौन सा बिल का पड़ा हुआ है, कितने दिन से पड़ा हुआ है, कब इसको सेल किए थे, क्या सेल किए थे जो उसको पार्टी पैसा नहीं दे रहा है। ये सारा मेरे माइंड में क्वेश्चन है, ये कब से पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है। तो ये मेरे लिए सफिशिएंट डेटा नहीं है। ऐसे जब ऐसा डेटा हो जाता है तब हम लोग उधर मांगते हैं एजिंग, ठीक है, तब हम लोग बोलते हैं एजिंग दीजिए भैया। 7,56,000 तो ठीक है, मान गया हरिनाथ बिक्स का पड़ा हुआ है, लेकिन हमको एजिंग चाहिए कि कब से ये पैसा पड़ा हुआ है, कौन सा बिल के अगेंस्ट में पड़ा हुआ है, ये मेरे को जानना है। ठीक है, तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन लेजर, शेड्यूल एंड एजिंग। तो कहाँ पर अब आपको दिमाग में थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा कि आपको कहाँ एजिंग मांगना है क्लाइंट से, और कहाँ आपका शेड्यूल से ही काम हो जाएगा। जैसे कि शेड्यूल से कहाँ काम होगा, मैं यस वो भी बोलता हूँ। एक एक जब हम लोग स्टैट्यूटरी ड्यूज करते थे, हम लोग जब अपना आर्टिकल इसमें, तो हम लोग ना ऐसे एक वर्किंग बनाते कि मैं ऐसा वर्किंग बना के हमको क्लाइंट ही दे देता था जनरली। हमारा हमारा बहुत अच्छा था, देखो जो कल्चर आप क्लाइंट में फॉर्म करके रखोगे वही कल्चर चलता है। सो ये क्या है, ये सपोज एक तो टीडीएस 194C का लेजर है, दिस इज नॉट लेजर, दिस इज 194C का शेड्यूल। क्या बोल रहा है ये? ओपनिंग बैलेंस 194C का 90,000 रुपीज था, ठीक है। अप्रैल में 1 लाख रुपया लाइबिलिटी आया, 90,000 ऑब्वियसली अप्रैल का पैसा, 30 अप्रैल को पेमेंट हो गया। क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा मेरा? 1 लाख रुपया। उसी तरह मई में 1,10,000 लाइबिलिटी आया। अब इधर शेड्यूल क्यों वर्क करता है? अब जब लेजर चलाएंगे तो आपको 1,10,000 एक लाइन आइटम तो दिखेगा नहीं, आपको तो 100 लाइन आइटम्स दिखेंगे, माइनस 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 करके। माइनस मतलब क्या? क्रेडिट होता है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू टीडीएस टू पार्टी। तो आपका लाइबिलिटी में 100 लाइन आइटम्स दिखेंगे, और पेमेंट में एक तो डेबिट बैलेंस दिखेगा, क्योंकि एक बार में जनरली पेमेंट कर देते हैं। तो वो होता है लेजर, इट इज अ लेंदी थिंग, उससे आप समराइज करके डेटा नहीं बना पा रहे हैं। आप भी ये वाला बना सकते हो वर्किंग, लेकिन यहाँ पर आपको क्या थोड़ा सा इम्प्रोवाइज हो गया। यहाँ पर आपको क्या मिला? अप्रैल में लाइबिलिटी इतना था, पेमेंट अप्रैल का इधर हुआ, अप्रैल का ही पेमेंट मई में हो जा रहा है 1 लाख रुपया, इधर का मई का पेमेंट जून में हो जा रहा है। उसी तरह ऐसे कर करके सारा पेमेंट होते जा रहा है, जैन का पेमेंट में हो जा रहा है, और सारा 7 तारीख के डेट्स में हो जा रहा है, और जहाँ पर ड्यू डेट के अंदर सारा पेमेंट हो जा रहा है। तो अब आपका बुक्स में क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा? आपका लाइबिलिटी में बैलेंस शीट में कितना आएगा? 2,10,000 आएगा। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, और आपका लेजर में भी 2,10,000 रुपया दिखेगा आपको, 2,10,000 रुपया। तो ये जो होता है, ये आपका क्या समराइज डेटा बन गया। इससे आपने दो चीज चेक कर लिया, आपने बैलेंस शीट का नंबर भी मैच करवा लिया कि ठीक है, आपने ये भी चेक कर लिया कि कारो का जो पॉइंट है कि सारा ड्यू स्टैट्यूटरी ड्यू टाइमली पे होता है कि नहीं, वो भी आपने चेक कर लिया है ना। सो वो है कि नहीं, राइट? यस तो ऐसा ये, यस तो यहाँ पर शेड्यूल काम आ जाता है। दैट्स व्हाई शेड्यूल इज वेरी यूजफुल। बहुत समराइज फॉर्म में। तो आप लोग भी क्लाइंट में जब पढ़ोगे ना स्टैट्यूटरी ड्यूज, तो ऐसे शेड्यूल बनाने की कोशिश करना। क्लाइंट बना के दे दे तो अच्छा है, ऐसे देखो आपका पूरा एकदम फ्रूटफुल समराइज्ड हो जाता है सारा चीज, आपका लेजर टू 1 to 1। और अगर आपको दिख रहा है कि जुलाई के महीने में 1,30,000 का लाइबिलिटी था, और पेमेंट सपोजिटली अगस्त के महीने में 1,10,000 हुआ, तो आपको शॉर्टफॉल दिख जाएगा 20,000 का। अब वो शॉर्टफॉल के ऊपर आप वो भी देख सकते हो कि इंटरेस्ट टाइमली में भी, अगर अगर वो 20,000 का लाइबिलिटी नहीं पे किया है, तो आपका मार्च का जो लाइबिलिटी है, मार्च का जो लाइबिलिटी जो क्रेडिट में है, और जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है, वो ऑब्वियसली ज्यादा आएगा। अगर 20,000, वो दो ज्यादा 2,10,000 की जगह 2,30,000 आ सकता है। तीस और हजार आएगा हाँ हाँ, और अगर पेमेंट कर दिया तो ठीक है, तो आप वो चेक कर सकते हैं कि इंटरेस्ट पेमेंट किया है कि नहीं, वो भी आपका ऑब्जर्वेशन मिल इंटरेस्ट का जाएगा। हाँ, सो लेजर और शेड्यूल में क्या डिफरेंस, आई थिंक सब बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो गया है। और कहाँ शेड्यूल से काम बन जाएगा और कहाँ लेजर से काम, एजिंग से काम बनेगा,
वो भी अब क्लैरिटी हो गया। तो यहाँ पर भी मैंने नीचे में रिको बना लिया थोड़ा सा अपने अंडर बॉस के अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हम वर्किंग पेपर भी साथ में बना रहे हैं, ठीक है। वर्किंग पेपर भी हम लोग कैसे बनाते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो बैलेंस एज पर जीएल लिखना है, बैलेंस एज पर शेड्यूल लिखना है, और क्लोजिंग मेरा 0 हो गया। तो मेरा यहाँ पर भी ये भी जो क्लाइंट मेरे को दिया ये भी मैंने क्रॉस चेक कर लिया। हमेशा कुछ भी चीज क्लाइंट दे तो उसको हमको क्रॉस चेक कर लेना है, ठीक है। yes, अब हम लोग आ जाते हैं एजिंग पे, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं एजिंग पे। एजिंग पे हम लोग कैसे चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, ठीक है। सो क्लाइंट ने मुझे दिया एजिंग, ऐसे बना के दिया। अच्छा, एजिंग्स का बहुत सारा प्रिंसिपल से याद रखना। हमेशा एजिंग जब मांगो क्लाइंट से, बिल वाइज एजिंग मांगना, बिल वाइज। हमको बिल वाइज दीजिए, हम समराइज फॉर्म में नहीं दीजिए। आज सुबह जो मैंने भेजा था, मैंने उसमें बिल वाइज भी रखा था, टोटल समरी भी रखा था। मैं दिखाता हूं एक बार मैंने क्या भेजा था। अनहाइड, मैंने एक एजिंग भेजा था सुबह में, तो उधर मैंने ऐसे ऐसे टोटल भी रखा था, yes, sir. और ये भी रखा था। तो हमेशा पहला चीज क्लाइंट से मांगना कि बिल वाइज हमको दीजिए। बिल वाइज देने से आपका काम और ज्यादा आसान हो जाता है, आपको डॉक्यूमेंट नंबर भी पता चलता है क्या चीज का है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि बिल वाइज एजिंग का क्या क्या एडवांटेजेस है। तो हमेशा आपको पूरा डिटेल्स मिलता है कि क्या कौन सा बिल के अगेंस्ट में पैसा पड़ा हुआ है। नहीं तो आपको क्या लेजर चला चला के लिखना पड़ेगा कि ये पैसा कहाँ से। अगर सपोजिटली यहाँ पर मैं इसको टोटल कर दूं तो आपको अच्छा चलो हम दिखाएंगे कैसा होगा, लेकिन वही है 3 में क्लिक करने से आएगा ना टोटल। अच्छा ठीक है, मैं दिखाता हूँ टोटल वाला भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले अब हम लोग एजिंग में बात करते हैं, फिर हम समझ में आ जाएगा कि प्रैक्टिकली क्या बेनिफिट मिलेगा। तो ये एजिंग रिपोर्ट है। एजिंग रिपोर्ट का थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एक पार्टी नेम आ रहा है, एक डॉक्यूमेंट नंबर आ रहा है जो सैप का इंटरनल डॉक्यूमेंट नंबर होगा, एक इनवॉइस नंबर आ रहा है। डॉक्यूमेंट नंबर मैंने बार बार बोला है कि एसएपी में फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट नंबर अलग होता है और इनवॉइस का एक डॉक्यूमेंट नंबर अलग होता है। जैसे जीआरएन में, जीआरएन के अंदर एक तो डॉक्यूमेंट नंबर निकलता है इन्वेंट्री लेजर को जो हिट कराता है, और जो अकाउंटिंग पड़ता है तो एक डॉक्यूमेंट नंबर होता है। डॉक्यूमेंट टाइप्स है, डॉक्यूमेंट टाइप्स के ऊपर हम लोग थोड़ा डिस्कस किए थे कि आरबी डॉक्यूमेंट टाइप क्या होता है, एबी क्या होता है सारा। वाउचर डेट है, वाउचर डेट हो गया मतलब इनवॉइस डेट बेसिकली। इनवॉइस इनवॉइस का क्या डेट है, ये वाउचर डेट इनवॉइस डेट कुछ भी हो सकता है। ड्यू डेट होगा क्योंकि जैसे ही आपका आपका तो क्रेडिट टर्म्स होगा, क्रेडिट पीरियड होगा क्लाइंट का, तो कुछ ड्यू डेट होगा। सो मैंने इस केस में मेरा एग्जांपल 15 डेज लेके रखा है, ठीक है। मैंने उसको सब 15 डेज रखे रखा है कि क्लाइंट का 15 डेज ड्यू डेट है। टोटल आउटस्टैंडिंग आ गया, और यहाँ पर एज ऑन 31 मार्च कितना डेज का ये है, ये कॉलम शायद नहीं भी रहे, और कितना डेज का ये है, और नॉट ड्यू ये सारा बकेट्स बना हुआ है 0 to 30, 31 to 60, ये हमेशा 0 to 30। अच्छा, यहाँ पर भी एक मजाक होता है लोगों के साथ, ठीक है। इतने दिन से हो रहा था, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। इसलिए जब आपको एजिंग देना, सो बहुत जन क्या करते हैं 0 to 30 बकेट देते हैं, 31 to 60 बकेट देते हैं, 61 to 90 ये भी देते हैं, ये भी देते हैं, 181 to 365, या फिर 181 to 365 की जगह यहाँ पर दे देते हैं ग्रेटर देन 181, ग्रेटर देन 181 ऐसा बकेट बना दिए, ठीक है। ठीक है, वन ग्रेटर देन 181 डेज का इतना पैसा पड़ा हुआ है, और आप ये सारा बकेट्स नहीं देते, ठीक है। ये सारा बकेट्स, इतना सारा बकेट्स नहीं देते, वो ग्रेटर देन 181 देके चला देते हैं। अब इसमें क्या मजाक है ना, इतना इतना कम डिटेल देने से ना 6 महीना में आप अगर आपको अगर दिख रहा है कि 6 महीना से कोई पैसा नहीं आ रहा है सपोजिटली, या फिर आपको वो भी तो इसमें क्या होगा, जो पैसा 5 साल में भी पड़ा हुआ है वो भी नहीं आएगा, वो भी आपको नहीं दिखेगा। जो पैसा 6 मंथ से ड्यू है वो भी नहीं दिखेगा। 6 मंथ से ड्यू है तो आपको क्लाइंट से थोड़ा बात कर सकते हो ना, उसमें तो पता कर सकते हो कि क्या केसेस हुआ, क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन मोर देन 5 इयर्स को तो आपको बोलना है भाई अब वो नहीं आएगा, right, छोड़ दो, हाँ मोड़ दो। तो ये बात याद रखना कि जब एजिंग रिपोर्ट लोगे तो इतना सारा बकेट्स मिनिमम एटलीस्ट एक, चलो 181 to 365 हो गया, 1 to 3 इयर्स हो गया, 3 to 5 इयर्स हो गया, ऐसा कुछ हो। 1 to 2 इयर्स नहीं भी हो चलेगा, हम लोग लेजर घुस के जाके देख लेंगे। बट अगर आपको ग्रेटर देन 1 ईयर करके दे दे रहा है ना क्लाइंट, ग्रेटर देन 1 ईयर, तो बस मतलब समझ लो कि वो आपको एजिंग ने एक मजाक दिया आपके साथ, क्योंकि आप नहीं एनालिसिस कर पाओगे यार, ज्यादा एनालिसिस नहीं कर पाओगे। तो हमेशा एजिंग में 1 to 3 इयर्स कॉलम और ग्रेटर देन 3 इयर्स कॉलम, या और ग्रेटर देन 5 इयर्स कॉलम, ये सब कॉलम्स जरूर से रखना। अगर नहीं दे तो हम लोग आज ये भी डिस्कस करेंगे कि ये एजिंग रिपोर्ट ऐसा बना कैसे सकते हैं। ये भी हम लोग खुद अगर कोई नहीं साथ दे तो हम लोग खुद कर लेंगे, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसे बना सकते हैं, ऐसे ही फॉर्मेट में कैसे बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बात याद रखना कि ये वाला भी बहुत जरूरी है, ये सारा बकेट्स होना चाहिए,
आपके एनालिसिस के लिए, नहीं तो आपका ये नहीं आएगा। अब हम लोग शुरू करते हैं। बेसिकली पहला पार्टी है, ठीक है, हरिनाथ ब्रिक्स। हरिनाथ ब्रिक्स का एक डॉक्यूमेंट है, इनवॉइस है, 20 मार्च को इसको सेल हुआ है। अच्छा ठीक है, 4 अप्रैल का इसका ड्यू डेट था, 7,56,000 रुपीज का था, और नॉट ड्यू में दिख रहा है क्योंकि अभी तक ड्यू ही नहीं पड़ा, इसलिए एज ऑन 31 मार्च नॉट ड्यू दिख रहा है। ये ठीक दिख रहा है? Yes. ठीक है, अब हम लोग ऑब्जर्वेशन निकाले, हाँ मेरे को इनपुट्स देते जाना। तो इस पार्टी में हमको कुछ करना है क्या, मतलब इस पार्टी में कुछ दिख रहा है, कुछ क्या चेक कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? Subsequent clearance देख सकते हैं। एकदम एकदम सब्सिक्वेंट क्लियरेंस देख सकते हैं, सब्सिक्वेंट क्लियरेंस जाके देख सकते हैं। अगर हम एसएपी में ये, अगर ये डॉक्यूमेंट नंबर आ रहा है ना आपको एसएपी में, तो एसएपी में जब आप ये डॉक्यूमेंट नंबर चलाओगे तो उसके बगल में क्लियरिंग डॉक्यूमेंट दिख जाएगा, तो उससे ही पता चल जाएगा। बहुत सारा तरीका है, पार्टी का लेजर चला के देख लो, क्लियरिंग आइटम्स चला के देख लो, ठीक है ना। FB03 एक टी कोड होता है जिससे कि डॉक्यूमेंट का जनरल एंट्री दिखता है, क्या एंट्री पर है, वहीं पर डेटर्स के बगल में क्लियरिंग डॉक में डेट आ जाते हैं। जब जनरल एंट्री दिखता है, जब जनरल एंट्री दिखता है तो यहाँ पर डेटर्स, यहाँ पर इधर एक कॉलम आ जाएगा, ये जनरल एंट्री, सपोजली एक जनरल एंट्री दिख रहा है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल, तो यहाँ पर एक तो कॉलम आएगा क्लियरिंग डॉक का, तो क्लियरिंग डॉक में क्लियरिंग डेट रहेगा और क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर रहेगा। तो वो डॉक्यूमेंट नंबर अगर रहा मतलब कि पैसा आ गया है, एक वो तरीका है। दूसरा ये तरीका हो सकता है आप सब्सिक्वेंट लेजर चला लो, है ना, सब्सिक्वेंट जीएल चला के देख लो कि डेटर्स का पैसा आया है कि नहीं, या फिर क्लियर आइटम्स चला के देख लो। हम लोग ने FBL 5N में क्लियर आइटम्स का भी कंसेप्ट डिस्कस किया था कि क्या होता है, क्लियर आइटम्स का भी है। एक अगर सपोज 4 तारीख का है तो 4 तारीख से तो पहले नहीं आएगा, या फिर 1/4 से 10/4 में देख लो उस कस्टमर अकाउंट पे क्या क्या आइटम्स क्लियर हुआ है, उससे भी पता चल जाएगा। बहुत सारा और कुछ नहीं होता तो फिर एक और 31 अप्रैल का डेट में एजिंग ही चला लेके देख लो ना, उधर ही वो लाइन आइटम क्लियर दिखेगा, है ना। तो बहुत सारा तरीका है, ठीक है। तो इतना सारा तरीका है, तो हम लोग ने इसका बैलेंस कंफर्मेशन भी ले सकते हैं, तो जहां मिलेगा तो हम लोग वहां पर लेंगे, और इसका ये भी कर सकते हैं। अब सेकंड पार्टी पे आते हैं, रामलाल मोहनलाल शर्मा। इसका एक इनवॉइस है, इधर पर दिख रहा है 5.5 लाख रुपया, 260 डेज से इसका पैसा नहीं आया है, ठीक है। और कुछ है क्या इस पार्टी का? और तो सारा ब्लैंक्स है। अच्छा ठीक है, 260 डेज हो गया इसका पैसा नहीं आया, ठीक है। तो ये इससे पूछेंगे क्लाइंट से कि क्यों पैसा नहीं आया भाई इसका 5,50,000 का, है ना, ये पूछेंगे, ठीक है। क्यों नहीं आया, क्या रीजन है? आपका तो क्रेडिट पीरियड 15 दिन का होता है, आपने क्यों नहीं दिया? अच्छा रुक जाओ, एक दामलाल और है, उसमें दिख रहा है मेरे को कि कुछ AB डॉक्यूमेंट है। अच्छा AB तो पैसा आने का एक तो डॉक्यूमेंट होता है या फिर कुछ एडजस्ट करने का। अच्छा ठीक है, सेम अमाउंट है यार, 5.5 लाख रुपया, और इसका 135 डेज दिख रहा है, 16 नवंबर को। अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं किया ये कि इस पार्टी का पैसा आया था, इसने डेटर्स में ही पार्क करके रखा है? ये नहीं बोल रहा हूँ कि एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स में डाल के रखा है, क्योंकि एडवांस फ्रॉम कस्टमर से अगर डाल के रखेगा तो डेटर्स का एजिंग रिपोर्ट में नहीं आएगा, वो एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स का एजिंग रिपोर्ट में जाएगा। लेकिन वो डेटर का ही एजिंग रिपोर्ट डेटर में ही डाला है, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर कर दिया है, लेकिन सॉरी हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स क्रेडिट कर दिया है, लेकिन वो डेटर्स को उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दिया सिस्टम को कि किस बिल के साथ उसको एडजस्ट करना है। इसलिए 2 लाइन आइटम खड़ा आ रहा है, ये दोनों को एडजस्ट कर देने से ये 0 हो जाएगा। तो मतलब जो मैं पहला एजम्पशन ले रहा था कि वो पैसा नहीं आया है, पैसा आया है लेकिन इसने एडजस्ट नहीं किया। और ऐसा आइटम्स आपको बहुत सारा दिखेंगे, और ऐसा आइटम्स आपको क्लाइंट में, ये सारे आइटम्स को आपको बोलना है कि ये सारा आइटम्स को आपको एडजस्ट करवाना है, ठीक है। मतलब कि ये सारा आइटम्स को बोलना, खासकर इंटरनल ऑडिट जब आप कर रहे हो, स्टैट्यूटरी ऑडिट में इतना पॉसिबल नहीं आता, आप थोड़ा ऊपर ऊपर में जाके बोल सकते हो अरे ये सब एडजस्ट करो, ये सब। देखो आपका एजिंग रिपोर्ट फालतू को लंबा हो रहा है ना, बेकार बेकार लंबा हो रहा है, बेकार बेकार पैकेट्स में नंबर्स आ रहे हैं। अभी अभी इसका टोटल अगर देखेंगे, अभी देखना इधर क्या यार हटा दिया क्या, एजिंग अनहाइड एजिंग सब था ना, अच्छा इधर था ना। अभी इधर एजिंग में अगर जल्दी से हम देखते हैं तो देखना इसका टोटल में देखो ऐसा आएगा, टोटल में 5.5 लाख इधर भी दिखेगा, 5.5 लाख इधर भी दिखेगा, लेकिन एक्चुअल तो 0 हो गया, बट 2 बकेट में बेकार बेकार दिख रहा है, हमको कंफ्यूज कर रहा है। और ऐसा नहीं करना चाहिए ना, आपको सब कुछ क्लियर कर देना चाहिए। अच्छा नेक्स्ट सेशन में लॉग इन करते हैं और उसके बाद पूरा यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से इसको कंटिन्यू करेंगे, अभी बहुत मजा आने वाला है, ECL VCL का भी कंसेप्ट है। तो नेक्स्ट सेशन में लॉग इन करते हैं, ठीक है। ये सेशन एंड होने वाला है शायद, तो हम लोग फटाफट लॉग इन करते हैं और उसके बाद सेशन में कंटिन्यू करते हैं।